एक्चुअली में अब एयर इंडिया की यही हालत हो गई है। मतलब कर्जा इतना ज़्यादा है कि ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि यार एयर इंडिया कोई खरीदना क्यों नहीं चाहता है, और क्या सिर्फ टाटा ही अकेली कंपनी है जो एयर इंडिया को बचा पाएगी? मतलब पैसा तो अंबानी के पास भी है। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि यार टाटा के पास तो ऑलरेडी एयर एशिया और विस्तारा है, फिर ये क्यों एक नई एयरलाइंस खरीदने की कोशिश करेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप गेन और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एयर इंडिया की कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। एक्चुअल में तब उनका नाम एयर इंडिया भी नहीं हुआ था और शुरुआत एक्चुअली में जेआरडी टाटा ने किया था। मतलब टाटा एक ज़बरदस्त बिजनेसमैन तो थे ही, पर वो इंडिया के पहले लाइसेंस पायलट थे। तो 1932 में उन्होंने पहली फ़्लाइट चला के लेके आए, कराची से लेके बॉम्बे तक वो एयरमेल थी और यहाँ से शुरुआत हुई टाटा एयरवेज़ की। तो ये सही चल रहे थे। उसके बाद इंडिपेंडेंस हुआ, गवर्नमेंट को एक नेशनलाइज्ड कैरियर चाहिए था, तो उन्होंने टाटा एयरवेज़ को नेशनलाइज कर दिया 1953 में। अब इस डिसीजन से जेआरडी टाटा काफ़ी दुखी थे। इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि यार जवाहरलाल नेहरू जो कि उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने उनके साथ धोखा किया है, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उनको सही से कंसल्ट किया भी नहीं गया। बट ऑफकोर्स गवर्नमेंट का डिसीजन है, आप मना तो कर नहीं सकते हो। और उसके बाद जेआरडी टाटा चेयरमैन थे एयर इंडिया के 1978 तक। उस टाइम में ऑफकोर्स एयर इंडिया काफ़ी सही चल रहा था। फिर धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज जैसे अपने लो कॉस्ट एयरलाइंस चलाने लगी, उनके टिकट प्राइसेस काफ़ी कम थे, एयर इंडिया को धीरे धीरे लॉसेस बढ़ने लगे। पर फाइनली जब 2007 में एयर इंडिया ने इंडियन एयरलाइंस को खरीदा, तब भैया लॉसेस धीरे धीरे हाथ से निकलने लगे। पर अभी भी अगर आप देखेंगे, इनका कर्जा 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। पर फिर जब फाइनल हो गया एयर इंडिया को बेचना है, आप ये बोलेंगे कि यार कोई एयर इंडिया को खरीदना क्यों नहीं चाहता है? मतलब उनके पास इतने ज़्यादा प्लेन्स हैं, इसके अलावा उनके पास इतने इंटरनेशनल और नेशनल रूट्स के एक्सेस हैं, बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में भी स्लॉट्स हैं जो कि नॉर्मल कंपनीज़ को इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। तो फिर भी कोई कंपनीज़ को खरीदना क्यों नहीं चाहती है? डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। अब जो पहला रीज़न है वो ये कि यार एयर इंडिया कुछ ज़्यादा ही कर्जे में है। मतलब यार अभी भी अगर आप देखोगे, एयर इंडिया 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा के कर्जे में है, ये जबकि गवर्नमेंट ने उन पे हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अब आप खुद ही सोचो कि यार एयरलाइन इंडस्ट्री वैसे ही इतनी मुश्किल इंडस्ट्री है। मतलब रिचर्ड ब्रांसन ने तो ये तक बोला था कि यार अगर आपको मिलियनेयर बनना है ना, एक सिंपल सा शॉर्टकट है, आप पहले बिलियनेयर बनो और फिर एयरलाइन कंपनी खोल दो। तो ऐसी तो हालत है कि यार सारी ऑलमोस्ट एयरलाइन कंपनीज लॉसेज में हैं और फिर आप बोल रहे हो कि भैया 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा हमें संभालना है। कैसे कोई संभाल पाएगा? तो ये एक मेजर रीज़न है कि यार कोई कंपनी एयर इंडिया को खरीदना नहीं चाहती है। बट ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया ऐसा नहीं है कि आपको सारा कर्जा उठाना है, आपको करीब 23,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेना है एयर इंडिया का। बाकी के कर्जे को वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में रखेंगे। बट यार 23,000 करोड़ रुपए मतलब ऑलमोस्ट $3 बिलियन भी कोई कम अमाउंट थोड़ी है। अगला रीज़न जिसकी वजह से एयर इंडिया को खरीदना नहीं चाहता है वो यही है कि यार क्योंकि वो एयर इंडिया है। मतलब पहली बात तो यार उनके पास कुछ ज़्यादा ही एरोप्लेन्स हैं और ये एरोप्लेन्स उन्होंने खरीदी हुई है। अब अगर आप नए वाले बिजनेस मॉडल देखोगे एरोप्लेन कंपनीज़ के, यूजुअली कंपनीज अब प्लेन्स लीज में लेती हैं और उनको यूज़ करती हैं, और जब पुराने हो जाते हैं प्लेन तो जिस कंपनी ने लीज दी है उनको वापस देते हैं। अब एयर इंडिया ने इतने सारे प्लेन्स खरीद रखे हैं, अब इनको संभालना, फिर इनको मेंटेन करना, उसके बाद जब प्लेन पुराना हो जाए उसको कैसे वापस से डिसइन्वेस्ट करना, ये एक बहुत ही बड़ा झंझट है जो कि कोई एयरप्लेन कंपनी मैनेज करना नहीं चाहती है। और उसके ऊपर से एक और बड़ा रीज़न है कि यार एयर इंडिया में कुछ ज़्यादा ही एम्प्लॉयज़ हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ उन्होंने फायर नहीं किया था, तो अभी भी 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। और भैया इतने एम्प्लॉयज़ होंगे तो वैसे ही इनिशियल खर्चा ही इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी होगी नहीं, और इन लोगों को फायर करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि भैया एयर इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं। ऑफकोर्स अब गवर्नमेंट ने बोला है कि यार एयर इंडिया में करीब 9,500 ही परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उनको थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हो। बट सबको पता है यार, जब आप प्लेन कंपनी खरीद लोगे, फायर करने जाओगे, फिर पॉलिटिक्स होगी और फिर इन सारे एम्प्लॉयज़ को आपको संभालना पड़ेगा। तो इसीलिए भैया कोई भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से एयर इंडिया को खरीदना नहीं चाहता वो ये कि यार भैया पैंडेमिक चल रहा है यार। वैसे भी दुनिया भर में एयरलाइन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुई है, और अगर आप देखेंगे कि भैया इंडिया में
इंडिगो जो कि प्रॉफिटेबल था वो भी बीच में अनप्रॉफिटेबल हो गया था। ऊपर से आपको पता ही है कि यार इंडिया में आप कोई भी एयरफेयर रख नहीं सकते हो, कैपिंग होती है कि यार कितना आप मैक्स प्राइस रख सकते हो। तो भैया पैंडेमिक में एरोप्लेन कंपनी खरीदना तो भैया सही में अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। और अगर आप देखेंगे कि भैया टाटा की जो विस्तारा और एयर एशिया है वो वैसे भी लॉस में है। मतलब 2020 में करीब विस्तारा को 1800 करोड़ का लॉस हुआ था और अप्रैल से जून 2020 का अगर हम एयर एशिया का क्वार्टर देखें उसमें भी 800 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। तो ऐसे ही दूसरी कंपनीज भी लॉस में, तो क्यों ही भैया एक और लॉस मेकिंग एयरलाइन को खरीदें। अब जो चौथा रीजन है जिसकी वजह से एयर इंडिया को कोई खरीदना नहीं चाहता वो ये है कि एयर इंडिया कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। मतलब अगर आप देखेंगे 2-3 कंपनीज हैं जो कि एक्चुअल में एयर इंडिया को खरीद सकती हैं। एक इंडिगो है, उन्होंने बोल दिया कि भैया हम प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं, हमारा सही बिजनेस चल रहा है, हम इनको खरीद के अपने आप को डुबाएंगे नहीं, तो भैया उन्होंने मना कर दिया। दूसरा एक टाइम में जेट एयरवेज सोच रहा था कि भैया वो एयर इंडिया को खरीदेगा, वो तो खरीदने से पहले ही खुद डूब गए। फिर उसके अलावा आप कोई बड़ी एयरलाइन कंपनीज है ही नहीं। स्पाइस जेट है बट यार वो भी लो कॉस्ट कैरियर है, वो कहाँ से इतनी बड़ी एयरलाइन कंपनी को खरीद पाएगा। ऑफकोर्स वो कोशिश कर रहे हैं बट अगर खरीद भी लिया इनको मैनेज करना काफ़ी दिक्कत होगा क्योंकि भैया एयर इंडिया कुछ ज़्यादा ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और एक और रीज़न जिसकी वजह से टाटा ने पहले एयर इंडिया को नहीं खरीदा, क्योंकि एयर इंडिया को तो खरीदने की काफ़ी टाइम से कोशिश चल रही है, वो ये है कि यार उनके पास ऑलरेडी 2 एयरलाइन कंपनी है। एयर एशिया वैसे ही लो कॉस्ट एयरलाइन है और विस्तारा वैसे ही फुल सर्विस एयरलाइन है। तो दोनों टाइप की कंपनीज उनके पास है ही, और अगर वो एक और एयरलाइन कंपनी को खरीद लेती हैं तो भैया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑफकोर्स एयर एशिया में उनका 84% स्टेक है, और क्योंकि मेन जो टोनी फर्नांडिस हैं मलेशिया के जिनके साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया था, उनकी कंपनी एयर एशिया की हालत ख़राब है, तो एंड में शायद एयर एशिया का तो 100% स्टेक टाटा ले ही लेगा। बट विस्तारा में 49% स्टेक सिंगापुर एयरलाइंस का है। तो इसमें अगर आप एक और फुल सर्विस एयरलाइंस ले आते हो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो इसलिए टाटा ने भी अभी तक एयर इंडिया को खरीदा नहीं था। बट फिर मेन क्वेश्चन आता है कि यार अब टाटा क्यों एयर इंडिया को खरीदना चाहता है, जब सब बोल रहे हैं कि भैया एयर इंडिया को संभालना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। टाटा को क्या फ़ायदा होगा अगर वो एयर इंडिया को खरीदेंगे। अब बात ऐसी हो गई है कि भैया टाटा 2 एयरलाइंस कंपनी में इन्वेस्टर तो है बट उनकी हालत खुद इस इंडस्ट्री में टाइट हो गई है। मतलब ऑफकोर्स मार्केट लीडर इंडिगो है जिनका 57% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। दूसरे नंबर पे आता है अपना स्पाइस जेट जिनका करीब 12.8 to 13% मार्केट शेयर है। फिर आता है एयर इंडिया, इनका 12% है, और उसके बाद फिर आते हैं आपके विस्तारा और एयर एशिया। यहाँ तक कि विस्तारा और एयर एशिया दोनों का मार्केट शेयर अगर आप एडअप कर दोगे तब ऑलमोस्ट स्पाइस जेट या उससे थोड़ा ज़्यादा मार्केट शेयर बनता है। तो मतलब इतने हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अभी तक कुछ ज़्यादा टाटा को रिटर्न मिला नहीं है। तो अब इसके बाद टाटा के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो एयरलाइंस इंडस्ट्री को एग्जिट मार लें या फिर वो और इन्वेस्ट करें और कोशिश करें कि यार वो और मार्केट शेयर गेन कर पाएँ। अब भैया टाटा ऑलरेडी सारे बिजनेसेस में है ही और उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, अब करने को कुछ है नहीं, तो भैया ये एयरलाइन इंडस्ट्री को ही क्रैक करना आखिरी ऑप्शन बचता है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि यार एयरलाइन इंडस्ट्री में वो डबल डाउन करेंगे, और अगर वो एयर इंडिया को खरीद लेते हैं तो एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया ये तीनों कंपनी का स्टेक मिला देंगे तो 25% से ज़्यादा उनका मार्केट शेयर हो जाएगा, सेकेंड बिगेस्ट एयरलाइन कंपनी बन जाएंगी। तो इससे टाटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला गेम खेल पाएगा क्योंकि तब उनके पास सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होगा। दूसरा रीज़न जिससे टाटा को फ़ायदा होगा एयर इंडिया खरीदने के लिए वो ये है कि उनको काफ़ी अच्छे स्लॉट्स मिल जाएंगे। मतलब एयर इंडिया के पास 4400 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक स्लॉट्स हैं और 2700 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल स्लॉट्स हैं। अब इंडिगो इंडिया में तो यार मार्केट लीडर है बट उनका इंटरनेशनल प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं है, और एयर इंडिया के पास काफ़ी अच्छे अच्छे स्लॉट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो वाले अगर स्लॉट्स टाटा को मिल जाए उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और धीरे धीरे वो इंटरनेशनल मार्केट शेयर भी गेन कर पाएंगे। इसके अलावा एयर इंडिया के पास 150 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, तो उनको सही से यूटिलाइज करेंगे तो उनको नए प्लेन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे होपफुली टाटा को फ़ायदा होगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भैया पैसा तो मोटा भाई अंबानी के पास भी है ना, वो क्यों नहीं इस इंडस्ट्री में एंट्री मारने की कोशिश करता। भैया बात ऐसी है, मोटा भाई अंबानी को पता है कि यार इस फील्ड में प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है और मोटा भाई अंबानी को प्रॉफिट से मतलब है, तो वो बिल्कुल भी फालतू का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और ऊपर से रिलायंस को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है एयरलाइंस चलाने का, तो क्यों ऐसी फील्ड में घुसे जिसमें प्रॉफिट बनाने के भी बहुत कम चांसेस है और एक्सपीरियंस भी ना हो। तो इसीलिए मोटा भाई अंबानी तो इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि यार टाटा के लिए आसान होने वाला है, भैया काफ़ी इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आएंगी।
पहली बात, ये जो 3 कंपनीज हैं इनको इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको पता ही है कि यार जब 2 एयरलाइन कंपनीज मर्ज होती हैं, सही से इंटीग्रेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है। चाहे आप किंगफिशर डेक्कन एयरलाइंस को देख लो, सिमिलरली जेट एयरवेज एयर सहारा को देख लो, तो दिक्कतें काफ़ी आती हैं। और अभी तो बताया जा रहा है कि यार जो एयर एशिया है उसको वो एयर इंडिया के जो लो कॉस्ट एयरलाइन है एयर इंडिया एक्सप्रेस उसके साथ मर्ज कर देंगे। बट विस्तारा और एयर इंडिया को मर्ज करने में दिक्कत होगी। ऑफकोर्स उसके लिए वो इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट हायर करेंगे। देखना पड़ेगा कि यार वो उसमें कितने सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप टाटा के जो बड़े बड़े एक्विजिशंस देखेंगे, चाहे वो जैगुआर लैंड रोवर का हो या कोरस ग्रुप का हो, उसमें भी अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। बट वही है, रिस्क है तो इश्क है। तो इसीलिए टाटा ये रिस्क लेना चाहते हैं। और बात ये भी है ना कि यार एक नेशनल एयरलाइंस है और बोलने को तो भैया दूसरी कंपनीज के पास ज़्यादा मार्केट शेयर है, बट जब इंडियंस को दिक्कत होती है तब एयर इंडिया ही सबसे पहले पहुंचता है। मतलब आप चाहे एयर इंडिया का कितना भी मजाक उड़ा लो, जब वुहान में कोरोना वायरस फैला था तो एयर इंडिया ही जाके इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से लेके आई थी, या जब अफगानिस्तान को टेक ओवर कर दिया था तालिबान ने तब भी तो एयर इंडिया गई थी ना, दूसरी प्राइवेट एयरलाइन थोड़ी गई थी। और इससे पहले भी जब मिडिल ईस्ट में क्राइसिस होता है एयर इंडिया ही पहुँचती है। तो ऐसी एयरलाइंस को जो कि इंडिया की शान है, महाराजा है, उनको टाटा चलाएगी तो बेहतर है, क्योंकि टाटा सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागते बट वो ओवरऑल सोसाइटी पे इम्पैक्ट देखते हैं। और जब भी एयर इंडिया की ज़रूरत होगी ऑफकोर्स टाटा हमेशा तैयार रहेंगे। पर आपको क्या लगता है कि क्या टाटा एयर इंडिया को बचा पाएगा या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों ये था केस स्टडी कि यार क्या टाटा एयर इंडिया को बचा पाएगा या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से वहाँ फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।